हेलो एवरीवन, दिस इज़ तोशु चौधरी एंड वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। हम पढ़ रहे थे मैथ्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अपने लास्ट सेशन में हमने कंप्लीट किया था कि अंतरिक्ष में किसी रेखा का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। और आज हम पढ़ेंगे दो रेखाओं के बीच का कोण यानी एंगल बिटवीन टू लाइंस। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको दी हुई दो रेखाएं हैं। ये हमारा क्या है, ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष है। ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है और इनके बीच का एंगल है थीटा। और साथ के साथ ये पास होती हैं मूल बिंदु से। ठीक है, क्या गिवन है, दो रेखाएं जो कि मूल बिंदु से पास होती हैं, उनके बीच का कोण थीटा है जो आपने ज्ञात करना है। इसके लिए फॉर्मूला है ये। अगर दिक् कोज्याओं के रूप में आपको दिक् कोज्याएं दी हुई हैं तो दिक् कोज्याओं के रूप में फॉर्मूला है ये, cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, जहाँ पर a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशियोज हैं किसके, L1 के, यानी L1 के डायरेक्शन रेशियोज हो गए a1 b1 c1। इसी तरीके से a2 b2 c2 ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं L2 के। ठीक है, तो अगर आपको दो रेखाएं दी गई हैं जिनके दिक् अनुपात आपको दिए गए हैं तो फॉर्मूला अप्लाई होगा ये वाला। अगर दिक् कोज्याओं के दिक् अनुपातों के बजाय आपको दिए हुए हों दिक् कोज्याएं, तो दिक् कोज्याओं के रूप में फॉर्मूला है हमारा ये, cos थीटा इक्वल्स टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है, जहाँ पर L1 M1 N1 रेखा L1 के डायरेक्शन को साइंस है और L2 M2 N2 रेखा L2 के डायरेक्शन को साइंस है। क्लियर। अब देखिए, आपके पास जो रेखाएं हैं L1 और L2 ये दोनों मूल बिंदु से होकर जा रही हैं। लेकिन अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास दो रेखाएं दी हुई हैं और वो मूल बिंदु से होकर ना जा रही हों, यानी सपोज आपकी यहाँ चली गई कोई L1, ये आपकी है L1 डैश मान लीजिए इसको, और एक आपकी आ गई L2। ठीक है, ये हो गई आपकी L2 डैश। L1 डैश और L2 डैश जो रेखाएं हैं इनमें से कोई भी मूल बिंदु से होकर नहीं पास होती। तो अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है तो आप क्या करेंगे, L2 के समांतर एक रेखा ले लेंगे L2 जो मूल बिंदु से जा रही हो, और L1 डैश के समांतर एक रेखा ले लेंगे L1 जो मूल बिंदु से जा रही हो। यानी अगर आपको दो रेखाएं ऐसी दी हुई हैं जो मूल बिंदु से नहीं जा रही, तो आप उन दोनों रेखाओं के समांतर दो ऐसी रेखाएं ड्रॉ करेंगे जो मूल बिंदु से जाती होंगी, और जो उन दोनों रेखाओं के बीच का कोण होगा वही हमारी ओरिजिनल रेखाओं के बीच का कोण होगा। यानी अगर मैं इन दोनों के समांतर रेखाएं खींचूं मूल बिंदु से होकर जाते हुए, तो इनके जो बीच का कोण होगा थीटा, वही इनके बीच का कोण होगा थीटा। क्लियर। तो फॉर्मूला हमारा चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। ठीक है, अब देखिए, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब आपके ये वाला फॉर्म पढ़ा था R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा B। हमने पढ़ा था रेखा की समीकरण R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा B, ये हमने पढ़ी थी। A क्या था, जिस पॉइंट से फोकल लाइन पास हो रही थी उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और B हमारा वो वेक्टर था जिसके पैरेलल हमारा लाइन थी। ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो आपको वापस वीडियो पर जाना होगा और ये चीज़ें क्लियर कर दी होंगी, क्योंकि ये चीज़ें बार बार पूरे चैप्टर में आती रहेंगी। चलिए, अगर आपके पास रेखाएं दी हुई हैं इस फॉर्म में, R इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा B1 एक लाइन, और दूसरी लाइन दी है आपको R इक्वल्स टू A2 प्लस लैम्डा B2, तो उनके बीच का कोण क्या होगा, ये cos थीटा बराबर B1 वेक्टर ये वाला, B2 वेक्टर ये वाला, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय B1 मॉड और B2 मॉड। तो आपके पास एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला फॉर्मूला है दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने के लिए। तो अब हमने तीन तरह के कोण पढ़ लिए हैं, ये हमने जब रेखा पढ़ी थी ये वाली,
ये आपकी वेक्टर फॉर्म में है, हमने इसको कार्तीय रूप में भी पढ़ा था। तो अगर सपोज ये रेखा इस वाली फॉर्म में न देकर, ये दोनों रेखाएं कार्तीय रूप में दी हुई हो, यानी सदिश रूप में न देकर आपको कार्तीय रूप में दी हुई हो। कार्तीय रूप में क्या थी समीकरण हमारी, x माइनस x1 अपॉन a, ये थी। क्योंकि दो रेखाएं हैं तो पहले की डायरेक्शन रेशियोज के लिए मैं a1 मान रही हूँ, y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1। फॉर्मूला होता था आपका, जो रेखा होती थी वो क्या होती थी, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। अब ये क्या है, यहाँ पर मैंने a1 b1 c1 ले लिया पहली रेखा के लिए, इस वाले के लिए। दूसरी रेखा के लिए मैं क्या ले लूंगी यहाँ पर, x माइनस x1 अपॉन a2, x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। तो अगर रेखाएं हमारी वेक्टर फॉर्म में न देकर कार्टेशियन फॉर्म में दी गई हो तो ध्यान दीजिए यहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। और जब हमें डायरेक्शन रेशियोज पता है तो हमें एंगल भी पता है, तो उस कंडीशन में भी आपका यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, ये है cos थीटा बराबर ये। अगर मेरी दोनों रेखा L1 और L2 परपेंडिकुलर है यानी लंबवत है, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री होने पर ये वाला वैल्यू 0, cos 90 0, ये डिनोमिनेटर हर पूरा का पूरा इधर जाके 0, तो क्या बच जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। कंडीशन बन गई है हमारी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। कब, अगर हमारा दोनों रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री यानी दोनों रेखा लंबवत है, तो हमारी कंडीशन होती है ये। बहुत यूजफुल है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारा थीटा बराबर है 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री के लिए यानी समांतर रेखाओं के लिए आप जानते हैं कंडीशन क्या होती है, उनकी डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं। यानी क्या होता है आपका, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 होता है। क्लियर? तो थीटा 90 डिग्री तो ये कंडीशन हो गई, थीटा 0 डिग्री तो ये कंडीशन हो गई। ये हो गए हमारे दो रेखाओं के बीच के कोण। ठीक है, अब हम इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं और देखते हैं कि फॉर्मूलेस को कैसे अप्लाई करना है। क्वेश्चन है हमारा, रेखाओं r इक्वल्स टू 3i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा i प्लस 2j माइनस 2k और r इक्वल्स टू 5a माइनस 2j प्लस म्यू 3i प्लस 2j प्लस 6k। ये आपको दो समीकरणें दी हुई हैं रेखाओं की वेक्टर रूप में, इनके बीच का कोण आपको ज्ञात करना है। आपको याद होगा कि समीकरणें कौन से रूप की हैं, जहाँ पर एक बिंदु दिया होता है जिस बिंदु से पास होकर जाती हैं और एक वेक्टर दिया होता है जिसके समांतर वो रेखा होती है। अपनी लास्ट क्लास में हम रेखाओं की समीकरण पढ़ चुके हैं, उसमें हमने ये पढ़ा था। अगर आप रेखाओं की समीकरणें या जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो आप भूल जाएंगे तो आगे करने में बार बार प्रॉब्लम होगी। इसलिए अगेन एंड अगेन मैं आपसे बोल रही हूँ कि जितनी चीज़ें हो रही हैं वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर कहीं पर समीकरण आ गई है ये, तो आपको पता होनी चाहिए कि ये रेखा की समीकरण है। कौन से वाली, ये वाली, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी। ठीक है, ए आपके उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है जिस पॉइंट से होकर ये रेखा पास हो रही है, और ये बी आपका वो सदिश है जिसके समांतर ये रेखा है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों इस रूप में दी गई हैं, a1 b1, ठीक है, a2 b2 a2 b2, लैम्डा और म्यू कांस्टेंट है। ठीक है, दो रेखाओं के बीच का कोण जब आपको इस रूप में दिया गया होती है रेखाएं, तो दो रेखाओं के बीच का कोण होता है हमारा b1 डॉट b2 अपॉन b1 मॉड b2 मॉड, यही होता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, b1 और b2 का मान रखना। b1 क्या है,
फिर से मैं बता रही हूँ, B1 आपका ये वाला वेक्टर है जिसके समांतर ये रेखा है, और B2 हो गया इस वाली रेखा के लिए। तो यहाँ पर B1 कितना हो गया, I प्लस 2j माइनस 2k, और B2 कितना हो गया, 3i प्लस 2j प्लस 6k। B1 और B2 आ गए, यहाँ पर रख दीजिए, तो cos थीटा आ जाएगा, इसलिए B1 डॉट B2 डॉट प्रोडक्ट सीधी कर दीजिए, I और 3i कितना आ जाएगा, 3, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस माइनस 2 इंटू 6 यानी माइनस 12 अपॉन इस वाले का मॉडुलस कितना आएगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, अंडर रूट इसका मॉडुलस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। आ गया, आगे 7 माइनस 12 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट, ये कितना आ गया 9, और इधर कितना आ गया 49, कितना आ जाएगा 5 अपॉन 3 इंटू 7। ये नेगेटिव वैल्यू खत्म हो गई हमारी इस मॉडुलस से, तो कितना आ गया ऊपर 5, यहाँ 3, यहाँ 7, यानी 5 अपॉन 21। कॉस थीटा आ गया, तो थीटा कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स 5/21। यही है हमारा दी गई दोनों रेखाओं के बीच का कोण, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 5/21। रेखाओं x प्लस 3/3, y माइनस 5/5 इक्वल्स टू z प्लस 3/4 और x प्लस 1/1 इक्वल्स टू y माइनस 4/1 इक्वल्स टू z माइनस 5/2 के बीच का कोण ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको दो रेखाएं दी हुई है, कार्तीय रूप में दी हुई हैं, जो ये हर में लिखे हुए हैं ये हैं इनके डायरेक्शन रेशियोज, A1 B1 C1 और A2 B2 C2। A1 B1 C1 A2 B2 C2 पता चल गए, cos थीटा लगाइए फॉर्मूला और आंसर निकाल दीजिए। देखिए A1 बराबर 3, B1 5, C1 4, A2 1, B2 1, C2 2। ठीक है, cos थीटा जब आपको डायरेक्शन रेशियोज पता हो क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। A1 A2 3 इंटू 1 3 प्लस 5 प्लस 4 2 8 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर 9 प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस 4 स्क्वायर 16 अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 4। मॉडुलस लगा दीजिए, 16 अपॉन ये आ जाएगा आपका 5√2 और ये आ जाएगा 3। तो थीटा कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स 16 अपॉन 5 3 जा 15√2। आप क्या कर सकते हैं, आप √2 से यहाँ से √2 लेकर उससे कैंसिल भी कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपका क्या आ जाएगा, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, 8 2 जा 16 यानी 8√2 ऊपर बच जाएगा और नीचे आ जाएगा 15। आप ये भी इसका आंसर लिख सकते हैं। दोनों रेखाओं के बीच का कोण आ गया। आप यहाँ देखिए, हमने ये यहाँ पर नहीं चेक किया कि ये रेखा और ये रेखा क्या ये मूल बिंदु से होकर जाती है, नहीं जाती हैं। चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके जो बीच का कोण होगा, मैंने बताया था, आप इनके दो समांतर रेखाएं ले लेंगे जो मूल बिंदु से होकर जाती होंगी, जो उनके बीच का कोण होगा वही इनके बीच का कोण होगा। इसलिए हम ये चेक नहीं करते हैं, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और एंगल निकाल देते हैं। यहाँ कितना हो गया, ये 16 अपॉन यहाँ हो गया 50 अंडर रूट, इधर हो गया 6। ठीक है, बराबर ये है 16 अपॉन 5√2
√6। √6 को आप लिख सकते हैं √2 इंटू √3, ये लिख सकते हैं आप √6 को। इससे क्या हो जाएगा 2 8 जा 16, कितना बचेगा 8/5 √3। और थीटा कितना निकल जाएगा इस कंडीशन में हमारा cos इनवर्स 8/5 √3। आंसर ये हो गया आपका दोनों रेखाओं के बीच का कोण। यहाँ पर आपने एक चीज़ चेक की होगी कि जब हमें कोई भी दो रेखाएं दी हुई होती हैं, हम ये नहीं चेक करते कि वो मूल बिंदु से पास होकर जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, क्योंकि इन केस अगर वो मूल बिंदु से पास होकर नहीं जा रही हैं तो हम उनके समांतर दो और रेखाएं ले लेते हैं जो मूल बिंदु से पास होकर जा रही हैं, और उनके बीच का कोण थीटा इनके बीच के कोण थीटा का इक्वल होता है। इसलिए हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि मूल बिंदु से जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, क्योंकि दोनों ही केसेस में थीटा सेम आएगा। क्लियर? यदि रेखाएं x -1/-3 इक्वल्स टू y -2/2 के इक्वल टू z -3/2 और x -1/3 के इक्वल्स टू y -1/1 इक्वल्स टू z -6/5 परस्पर लंबवत हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, पहली वाली रेखा में a1 कितना है -3, b1 कितना है 2k और c1 कितना है 2। दूसरी वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज a2 b2 c2 कितने हैं? a2 है 3k, b2 है 1 और c2 है 5। हमने अभी डिस्कस किया था कि दो रेखाएं जब लंबवत होती हैं तो क्या होता है, ऐसे लिख सकते हैं आप, चूंकि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, चूंकि दोनों रेखाएं लंबवत हैं इसलिए क्या कंडीशन हो जाएगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ये हमारी कंडीशन होती है रेखाओं के परपेंडिकुलर होने की। ठीक है, चलिए यहाँ पर जब ये कंडीशन हो गई और a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान हमें पता है, यहाँ से सब उठाकर इसमें रख दीजिए, k में समीकरण बन जाएगी, k का मान निकल जाएगा -3 इंटू 3k -9k, 2k इंटू 1 2k, 2 इंटू 5 10 बराबर 0। यहाँ कितना बचा -7k और इधर कितना आ गया -10, यानी k का मान कितना आ गया 10/7। सिंपल हो गया, निकल गया k का मान। सिद्ध कीजिए कि रेखाएं x इक्वल्स टू ay प्लस b, z इक्वल्स टू cy प्लस d और x इक्वल्स टू a डैश y प्लस b डैश, z इक्वल्स टू c डैश y प्लस d डैश लंबवत होंगी यदि ये कंडीशन है। देखिए यहाँ पर आपको दो रेखाएं दी गई हैं, एक रेखा ये है, ये दो रेखाएं नहीं है, ये एक ही रेखा है क्योंकि 3D में है, इसमें x और y आ रहा है, इसमें y और z आ रहा है, ये पूरी एक रेखा है। और दूसरी रेखा ये है, ये जो दोनों रेखाएं हैं इनके लंबवत होने की कंडीशन हमें निकालनी है, ये प्रूफ करनी है। ठीक है, तो आपको पहली रेखा क्या दी हुई है, पहली रेखा x बराबर ay प्लस b, मैंने पहली रेखा का पहला पार्ट लिखा है, यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ x माइनस बी इक्वल्स टू ay, और यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं x माइनस बी अपॉन a इक्वल्स टू y अपॉन 1। ठीक है, हाफ पार्ट आ गया। दूसरा पार्ट z इक्वल्स टू cy प्लस d, यहाँ से क्या आ जाएगा z माइनस डी इक्वल्स टू सी वाई, और यहाँ से क्या आ जाएगा c नीचे, यानी z माइनस डी अपॉन सी इक्वल्स टू वाई अपॉन 1। इसका मतलब रेखा क्या बन गई इन दोनों को कंपेयर करके, x माइनस बी अपॉन a इक्वल्स टू y अपॉन 1 इक्वल्स टू z माइनस डी अपॉन सी। ये आ गई हमारी पहली रेखा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे a1 b1 c1। ठीक है, इसी तरीके से हम ये वाली रेखा निकाल लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो कितनी आ जाएगी, बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे तो दूसरी रेखा हमारी कितनी आ जाएगी। हम ये सारा काम दोबारा नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे x माइनस, देखिए यहाँ b था
यहाँ पर बी डैश है तो बी की जगह पर आ जाएगा बी डैश अपॉन, तो ए की जगह पर आ जाएगा ए डैश इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 इक्वल्स टू जेड माइनस डी डैश, ठीक है, अपॉन सी डैश। ये यहाँ पे सी था और यहाँ पर है सी डैश। तो ये आ गई हमारी पहली रेखा और ये आ गई हमारी दूसरी रेखा। ये A1 B1 C1 और ये A2 B2 C2। लंबवत होने की कंडीशन क्या होती है? चूंकि दोनों रेखाएं लंबवत हैं, इसका मतलब क्या कंडीशन होगी? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। ये होती है रेखाओं के लंबवत होने की कंडीशन। मान रख दीजिए A1 ये रहा, A2 ये रहा, A डैश प्लस B1 B2 1 इंटू 1 यानी 1 प्लस C1 C2 यानी C इंटू C डैश, C डैश बराबर 0। ये वाली कंडीशन आ गई। A डैश प्लस C डैश प्लस 1 बराबर 0। ये आ गई हमारी दोनों रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध। क्लियर? तो बच्चों आज हमने पढ़ा दो रेखाओं के बीच का कोण और अपने नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। आज की वीडियो के ऊपर बेस्ड बच्चों आपका क्वेश्चन है ये, यदि रेखाएं 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इक्वल्स टू 7y माइनस 14 अपॉन 2p इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 2 और 7 माइनस 7x अपॉन 3p इक्वल्स टू y माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल्स टू 6 माइनस z अपॉन 5 परस्पर लंबवत हों। दो रेखाएं दी गई हैं, दोनों परस्पर लंबवत हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप जो लंबवत वाली हमारी कंडीशन होती है उसको यहाँ पर लगाएंगे, एक इक्वेशन बनेगी p में, सॉल्व करके p का मान आ जाएगा। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो दी हुई रेखाएं हैं वो हमारे ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्या होती है? इनका जो व्यापक रूप होता है x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, ये होता है। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ देखिए x का कॉफिशिएंट 1 है और इसके पास में एक कांस्टेंट है जो माइनस हो रहा है, साइन तो हम मैनेज कर लेंगे। यहाँ पर x का कॉफिशिएंट -1 है लेकिन होना क्या चाहिए? 1 होना चाहिए। तो पहले हम इसको इस फॉर्म में बनाएंगे, जैसे हमारे पास है 1 माइनस एक्स अपॉन 3, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 3 और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 अपॉन माइनस 3। बन गया ये x माइनस x1 अपॉन a1 वाली फॉर्म में। x1 क्या हो गया? 1 और a1 क्या हो गया? -3। यही काम आप इसमें करेंगे। ये तो है ही हमारा z माइनस z1 अपॉन c1। यहाँ पर y माइनस y1 अपॉन b1 हम बनाएंगे। y माइनस y1 बनाने के लिए यहाँ से 7 कॉमन लेंगे और वो नीचे चला जाएगा, 2p अपॉन 7 हो जाएगा b1 की प्लेस पर। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले दोनों लाइंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लें ताकि हमारे जो एक्चुअल x1 y1 z1 x2 y2 z2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 हैं वो निकल जाए, फिर कंडीशन लगाकर आप उसको हल कर लें। तो बच्चों आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।